हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बजट 2022-23 के बारे में। तो कल के वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया है और आज बिहार बजट का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिहार बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और अगर आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके वीडियो भी चैनल में अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा। तो अमृत यानी कि अर्बन क्षेत्र के लिए जो शुरू किया गया था अमृत योजना, तो अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को। तो अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया और इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति या पार्क बनाने की योजना बनेंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अमृत 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2021 को और इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति या पार्क योजना बनेंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? तो स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के 4 शहर शामिल हैं और वे 4 शहर कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, ये 4 शहर शामिल है स्मार्ट सिटी मिशन में और इन पे कार्य चल रहा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से शहर शामिल है। तो इन चारों शहर के नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन से हैं? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण हो गया है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15%। तो इसे आप याद रखिएगा, कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार में चल रहा है, जल जीवन हरियाली अभियान, इसके अंतर्गत 2021-22 में बिहार में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल 5 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। तो जनवरी 2022 तक कितने पौधों का रोपण किया जा चुका है? तो 387 लाख पौधों का रोपण हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत कुल कितने पौधशाला इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? तो बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना अंतर्गत 365 कुल 365 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, पौधशाला इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 210 इकाइयाँ जीविका दीदी तथा 155 इकाइयाँ कृषकों को आवंटित है। तो मुख्यमंत्री पौधशाला योजना के अंतर्गत टोटल 365 इकाइयाँ स्थापित होने वाली हैं और इन 365 में से 210 इकाइयाँ जीविका दीदी के पास रहेंगी और 155 कृषकों को आवंटित होंगी। और इस योजना के तहत 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत 365 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 210 इकाइयाँ जीविका दीदी और 155 किसानों को आवंटित होगी और इसके तहत कुल 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये किसके साथ मिलकर इसकी स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होगी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ है भागलपुर जिले में। और बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, इस कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था जमुई के नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर बिहार बजट के अनुसार पूछ रहा है तो भागलपुर जिले में। और बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव
ये कलरव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को जमुई जिले के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राजगीर के किस पहाड़ियों के घाटी में किया गया है? तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी के क्षेत्र में। तो 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी के क्षेत्र में हो रहा है। और यह कहाँ है? तो यह राजगीर में है। और जू सफारी के 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की भी स्थापना की गई है। तो नेचर सफारी की स्थापना भी कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना भी हुई है राजगीर में। और नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है? तो ये जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है ये 440 मीटर का है। तो इसकी ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी राजगीर की नेचर सफारी में लगाया गया है, राजगीर में। इसे आप याद रखिएगा। और ये बिहार का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया? तो बिहार का पहला रामसर साइट कौन बना है और यह देश का 38वां रामसर साइट है? तो यह है कांवरताल। और यह कांवरताल कहाँ है? बेगूसराय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दो नई योजनाएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया? तो ये जो दो नई योजनाएं शुरू हुई हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसे 18 जून 2021 से लागू किया गया है। नेक्स्ट है अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया है? तो बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया है? तो यह लागू हुआ है 17 मार्च 2021 से। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होगी गया जिला के डोभी अंचल में। तो कहाँ स्थापना होगी? तो गया जिला के डोभी अंचल में। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021। तो इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से क्या रिलेटेड पॉइंट्स हैं? तो ये है कि बिहार की तरफ से बिहार उद्योग विभाग भागीदारी की। तो बिहार की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में? तो इसमें बिहार की तरफ से बिहार उद्योग विभाग ने भागीदारी की थी। और उद्योग विभाग बिहार को इस मेले में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण पदक किसे मिला है इस मेले में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में? तो ये मिला है बिहार के उद्योग विभाग को। नेक्स्ट है खादी मॉल पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीटेक और एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना होगी बिहटा में। तो इसकी स्थापना बिहटा में होगी। और पटना, यह बिहटा कहाँ है? यह पटना में है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सीपेट के सहयोग से। और इस सीपेट का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या धात्री महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत बिहार में गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? तो 5,000 रुपया। और ये कितनी किस्तों में दी जाती है? तो ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। तो 5,000 रुपये 3 किस्तों में। परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे दी जाती है 1,000 रुपये प्रति माह। तो परवरिश योजना के तहत कितनी राशि का आवंटन होता है? तो 1,000 रुपये प्रति माह। और मातृवंदन योजना के तहत 5,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रति माह की दर से SC/ST छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा? तो यहाँ पे भी दिया जाएगा 1,000 रुपया प्रति माह। इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय से जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए सरकार कौन सी योजना लागू की है। तो पहले जो लोग शराब व्यवसाय से जीवन यापन कर रहे थे तो उनके लिए एक नई योजना लागू हुई है बिहार में जब से शराबबंदी हुआ है उसके बाद से। तो इस योजना का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। योजना का क्या नाम है? सतत जीविकोपार्जन योजना। और इस योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000 रुपये से 1 लाख तक की आर्थिक मदद की जा रही है। तो रोजगार के लिए उनको, जिन लोगों ने पहले शराब व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए ये जो योजना लाई गई है सतत जीविकोपार्जन योजना, इसके तहत उन लोगों को 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक की आर्थिक मदद दी जा रही है कि वे रोजगार करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब एवं 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है। तो बिहार में शराबबंदी कब से हुआ था? तो शराबबंदी हुआ था 1 अप्रैल 2016 से, और 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था और 5 अप्रैल 2016 को विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई तिपहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो यह छूट दी गई है 100%। वाहन कर में 100% की छूट दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ई रिक्शा या ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान या इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? तो ई रिक्शा या ई कार्ट के लिए 50% की छूट दी जा रही है। और महिलाओं को कितनी छूट दी गई है? तो महिलाओं को दी गई है 100% की छूट। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है उन प्रखंडों हेतु वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। तो जहां पे प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना नहीं हुई है वहां लागू हुई है कौन सी योजना? तो वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना। और इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो योजना लागू की गई है इसके तहत 50% की राशि उनके, यानी कि उपकरण जो उपकरण यूज होंगे उनके क्रय मूल्य का 50% राशि अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो सड़क दुर्घटना में जो जिनकी मृत्यु हो जाएंगी उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल होंगे उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया गया है। तो इसका निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2022 से इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में 1 से 12 क्लास के बच्चों के लिए 1 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन बिहार यानी कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हो चुके थे तो उनमें क्लास 1 से 12th तक के छात्रों के लिए दूरदर्शन बिहार यानी कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तर्ज पे डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है उन्नयन बिहार कार्यक्रम। तो उन्नयन बिहार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करवाया गया। तो उन्नयन बिहार कार्यक्रम के माध्यम से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे?
तो अब टोटल 6 शैक्षणिक संस्थान होंगे। ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये पटना में है और इसके अंतर्गत अब 6 शैक्षणिक संस्थान होंगे। तो वे कौन कौन से हैं? पहले से इसमें 3 थे, पूर्व से स्थापित 3 शैक्षणिक संस्थान, और अब 3 नए शैक्षणिक संस्थान उसमें बनने वाले हैं। अब टोटल 6 हो जाएंगे। तो पहला है सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, सेकंड है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और थर्ड है पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 3 पहले से थे, ये तीनों पहले से थे और अभी 3 नए स्थापित होने वाले हैं। तो ये 3 कौन कौन से हैं? तो सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और सेकंड है कि सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी, और थर्ड है सेंटर फॉर फिलॉसफी। तो इन तीनों की स्थापना होने वाली है और बाकी ये ऊपर वाले 3 पहले से स्थापित थे। अब टोटल 6 हो गए हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 7 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है। तो बिहार में पहले से 13 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित थे और अभी सरकार 7 निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना करवा रही है, इसे आप याद रखिएगा। और विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो विद्यालयों में जल, स्वच्छता और साफ सफाई के लिए बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान शुरू किया है। कौन सा पुरस्कार है? तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। नेक्स्ट है राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरियासराय के परिसर में किया जा रहा है। तो एक पहले से एम्स कहाँ था? पटना में, और अभी सेकंड एम्स कहाँ स्थापित हो रहा है? तो यह दरभंगा में, और दरभंगा के लहेरियासराय परिसर में स्थापित होगा। नेक्स्ट है पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल 5462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 5462 बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। और 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? तो टोटल 12 बीमारियों के टीके दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया गया? तो 2021-22 में 191.65 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहाँ डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो ये डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत 181.288 किलोमीटर एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेकंड के अंतर्गत 740.018 किलोमीटर अर्थात कुल यानी कि टोटल 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है। तो टोटल कितना बना है? तो 921.306 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में से कितने लक्ष्यों को बिहार 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया है? तो ये जो सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनमें से बिहार ने 9 लक्ष्यों को 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया है और अभी 8 लक्ष्य बाकी है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRC स्थापित किया जा रहा है। तो किसकी स्थापना की जा रही है प्रवासी मजदूरों के लिए? माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRC की स्थापना की जा रही है। और इसकी स्थापना किस योजना के अंतर्गत की जा रही है? तो संकल्प योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 MCRC की स्थापना की जाएगी। तो बिहार में 10 MCRC की स्थापना होने वाली है और बिहार के बाहर 10 MCRC की स्थापना होने वाली है।
जिससे प्रवासी मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालयों उत्प्रवासी संसाधन केंद्र माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करेगी। और वर्तमान में 4 जिला नियोजनालयों सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? सिवान, गोपालगंज, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है चौसा बक्सर में 2x660 मेगावाट 1320 मेगावाट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो चौसा में ये जो निर्माण हो रहा है यह हो रहा है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और इस दोनों इकाइयों 2x660 मेगावाट से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य 2023-24 रखा गया है। तो इसका उत्पादन कब से शुरू होगा? 2023-24 से होगा। और इस परियोजना से बिहार को 35% की बिजली प्राप्त होगी। तो कितनी बिजली प्राप्त होने वाली है? 35%। और वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गई है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हुई है? तो 17,120 सर्किट किलोमीटर लंबाई हो गई है। और जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना मेगावाट है? तो इसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता है 13,000 मेगावाट। लंबाई कितनी है? 17,120 सर्किट किलोमीटर और विद्युत उत्पादन क्षमता है 13,000 मेगावाट। नेक्स्ट है बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में लगाने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है? तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। और अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार पहला स्थान पे है। और राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया है। तो कहाँ सौर ऊर्जा लगाने का निर्णय लिया गया है? तो कजरा और पीरपैंती में। इन दोनों स्थलों पर 200 से 250 मेगावाट की परियोजना लगाई जाएगी। नेक्स्ट है बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो कैपेक्स मॉडल के तहत इसे लगाया जाएगा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट है नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। तो इस योजना को आप याद रखिएगा। इसके तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ ये योजना क्रियान्वित हो रहा है? दरभंगा में। और कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो 1.6 मेगावाट का। और नीचे मछली ऊपर बिजली, यानी कि नीचे मछली पालन होगा और ऊपर बिजली उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कि सुपौल जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। और बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजना उत्पादनरत है? तो अभी वर्तमान में बिहार में टोटल 13 जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं और इनकी कुल क्षमता कितनी है? 54 मेगावाट। और किस योजना या मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है? तो उस योजना का नाम बताना है। उस योजना का नाम है अवसर बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट है राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया है? तो इसका गठन किया गया है बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत। बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डेडिकेटेड अस्पताल DCH, कोविड केयर सेंटर CCC एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर DCHC की व्यवस्था की है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया था? तो कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपए प्रति मृतक देने का निर्णय लिया गया था। और अब इसे बढ़ा के 4.5 लाख रुपए प्रति मृतक कर दिया गया है। तो पहले 4 लाख दिलाने का फैसला लिया गया था सरकार द्वारा और अब 4.5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है
बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितनी राशि सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से भेजी गई? तो कितनी राशि भेजी गई? तो 6,000 रुपये प्रति परिवार राशि भेजी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के 85.12% और शहरी क्षेत्रों के 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का फैसला लिया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है और इसे बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार, और इसे 1 फरवरी 2014 से लागू किया गया है। बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? तो बिहार में अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम इसमें चावल दिया जाता है। तो 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं होता है और 21 किलोग्राम चावल होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जुलाई 2021 से कि प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो प्रति माह दिया जाता है 5 किलोग्राम, इसमें 2 kg गेहूं होता है तथा 3 kg चावल होता है। वित्त वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसका मंदार रोपवे का लोकार्पण हुआ है बांका जिला, बिहार में। तो बिहार का जो बांका जिला है वहीं पे मंदार रोपवे का लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया है। बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है जो निम्न है। तो बजट 2022-23 में 6 नई रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ये कौन कौन सी है? तो ये है प्रेतशाला पर्वत गया, सेकंड है डुंगेश्वरी पर्वत गया, थर्ड है ब्रह्मयोनी पर्वत गया, और फोर्थ है बरनावर पर्वत जहानाबाद, और फिफ्थ है मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, और सिक्स्थ है रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला है 6 नए रोपवे को मंजूरी दी गई है, वे है प्रेतशाला पर्वत गया में है और यहाँ पे रोपवे को मंजूरी दी गई है। डुंगेश्वरी पर्वत यहाँ भी गया में ही इसकी भी मंजूरी दी गई है। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में ही है, और बरनावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। ये 6 नई रोपवे परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पे भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। तो गया का जो डुंगेश्वरी पर्वत है वहाँ पे भगवान बुद्ध की फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का स्थापना कराया जाएगा। और बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? तो गया में ही इसका भी निर्माण होगा, बिहार के गया में, और 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक का निर्माण किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो लैंड बैंक का निर्माण होने वाला है, इस लैंड बैंक का उद्देश्य क्या होगा? तो बोधगया के समृद्ध विकास हेतु इसका निर्माण होगा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम योजना का आयोजन पटना में कब किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कब आयोजित होता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब लागू किया गया था? तो इस प्रणाली को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। और CFMS वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन एवं पेपरलेस हो गया है। तो समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 1 अप्रैल 2019 को लागू हुआ था और इस प्रणाली के तहत संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो गया है, इसे आप याद रखिएगा। और CFMS 2.0 को वित्त वर्ष 2022-23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। तो CFMS 2.0 को कब से लागू किया जाएगा? तो वित्त वर्ष 2022-23 में से लागू करने की योजना है। नेक्स्ट है
बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो बजट में कुछ घोषणाएं हुई हैं, उसे देख लेते हैं ये कौन कौन सी है। तो आईटी रोड मैप के तहत बिहार में बनेंगे। तो आईटी रोड मैप के तहत बिहार में किन किन चीज़ों का निर्माण होना है। तो पटना के अंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पे आईटी टावर। सेकंड है बीटा में आईटी पार्क और थर्ड है राजगीर में आईटी सिटी। तो आईटी रोड मैप के तहत पटना के अंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहे पे आईटी टावर का निर्माण होना है, बीटा में आईटी पार्क का निर्माण होना है और राजगीर में आईटी सिटी का निर्माण होना है। और बिहार के सभी जिलों में किन किन चीज़ों का निर्माण होना है। तो मेगा स्किन सेंटर, वृद्धाश्रम जिला मुख्यालय में और सौदागृह जिला मुख्यालय में, मॉडल +2 हाई स्कूल और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये भी जिला मुख्यालय में बनेंगे। नेक्स्ट है सभी नगर निकाय में बनेंगे। तो सभी नगर निकाय में किन किन चीज़ों का निर्माण होना है। तो जलापूर्ति और पार्क योजना सभी नगर निकायों के लिए है और सम्राट अशोक भवन। तो सभी नगर निकाय में जलापूर्ति और पार्क योजना बनेंगे और सम्राट अशोक भवन बनेंगे। तो इस तरह बिहार बजट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं। आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। और यहाँ पे है कि राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। तो ये भी बजट का ही पार्ट है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से इसके बारे में जानकारी मिली है, तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो भारत में जिन चीज़ों का उत्पादन होता है राष्ट्रीय स्तर पे, उनमें बिहार किस स्थान पे है, इसे दिया है इसमें। तो मक्का के उत्पादन में बिहार कितने नंबर पे है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार है 3रे स्थान पे। और सेकंड है सब्जी, तो सब्जी के उत्पादन में भी बिहार है 3रे स्थान पे। और थर्ड है फल, तो फल के उत्पादन में बिहार है 6ठे स्थान पे। तो मक्का के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पे है। और भारत में प्रथम स्थान पे कौन है मक्का के उत्पादन में। तो भारत में प्रथम स्थान पे है कर्नाटक। और इसी तरह है सब्जी, तो सब्जी के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पे है। और सब्जी के उत्पादन में भारत में कौन फर्स्ट नंबर पे है। तो कुल सब्जी के उत्पादन में बिहार में टॉप पे है इंडिया में टॉप पे है यूपी। और बिहार कितने नंबर पे है। तो बिहार 3रे नंबर पे है। नेक्स्ट है फल उत्पादन, तो फल के उत्पादन में बिहार 6ठे नंबर पे है, 6th नंबर पे है। और इस फल के उत्पादन में इंडिया में टॉप पे कौन है। तो फल के उत्पादन में इंडिया में टॉप पे है आंध्र प्रदेश टॉप पे है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूँ, तो गेहूँ के उत्पादन में बिहार कितने नंबर पे है। तो गेहूं के उत्पादन में है बिहार 6ठे नंबर पे। और गेहूं के उत्पादन में इंडिया में कौन टॉप पे है। तो गेहूं के उत्पादन में यूपी टॉप पे है। इसी तरह धान, तो धान के उत्पादन में भी बिहार 6ठे नंबर पे है। और वेस्ट बंगाल है इंडिया में, वेस्ट बंगाल 1st पोजीशन पे है। नेक्स्ट है लीची, तो लीची के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। और सेकंड फिर है नेक्स्ट है मखाना, तो मखाना के उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पे है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बिहार की जो शाही लीची है, यह बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। और लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। और इसी तरह बिहार का जो मखाना है, इसे नया नाम दिया गया है मिथिला मखाना। और यह भी, इसमें भी बिहार प्रथम स्थान पे है और यह भी बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है जूट और मेस्ता, तो जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार 2रे स्थान पे है। और सूर्यमुखी के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पे है। और नेक्स्ट है आम, तो आम के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पे है। कद्दू यानी कि लौकी, तो इसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है फूल गोभी, तो फूल गोभी के उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पे है। भिंडी के उत्पादन में भी 3रे स्थान पे है और आलू के उत्पादन में भी बिहार 3रे स्थान पे है। और नेक्स्ट है मशरूम, तो मशरूम के उत्पादन में भी 3रे स्थान पे है। और मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन में बिहार 4थे स्थान पे है। इसे आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं।
अब फूल गोभी के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, भिंडी के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है आलू और मशरूम। इन चारों को आप एक साथ याद रखिए, इन चारों को एक साथ याद रखिए, फूल गोभी, भिंडी, आलू, मशरूम, इनके उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पे है और मत्स्य के उत्पादन में चौथे स्थान पे है। उसके बाद फिर यहाँ पे है सूर्यमुखी, आम, इनके उत्पादन में भी बिहार तीसरे स्थान पे है और कद्दू के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, मखाना के उत्पादन में और लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान पे बिहार है। तो इन तीनों को एक साथ याद रखिए। और इसी तरह है इधर मक्का, सब्जी, तो इनके उत्पादन में तीसरे स्थान पे है और फल के उत्पादन में छठे स्थान पे है। फल, गेहूं और धान को एक साथ याद रखिए, इनके उत्पादन में बिहार छठे स्थान पे है। तो इस तरह बिहार बजट को हमने पूरा कवर कर लिया और अब जो वीडियो आएंगे वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के होंगे और बिहार से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।